ऑडियो वीडियो क्लियर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए फिर इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेट के एक टॉपर। उनका नाम है आकाश कुमार पांडे एंड द रैंक इज गेट मैकेनिकल रैंक 105 एंड गेट एक्सी रैंक 104। तो सबसे पहले दिल से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लेकर आई है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंट्रो अगर आप देना चाहो हमारे श्रेणिक जैन कम्युनिटी के लिए। सर तो माय नेम इज आकाश कुमार पांडे एंड आई एम बीटेक पास आउट ऑफ 2020 and I completed my BTech from Cochin University of Science and Technology, which is in Kochi, Kerala. And from 2020 to 21, I couldn't prepare because of the pandemic and other college issues. So I have properly started preparing from 21 onwards, and I prepared 2 years from 21 to 22 and 22 to 23. And in 2022 GATE, I got a rank of 1983 in GATE ME. So I couldn't get any PSU calls or in any IIT. I didn't apply because I was sure that I won't get any IIT. So then I prepared for 23. ओके, तो आप That's हिंदी it. में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में भी आपको चलेगा? इट्स सर मिक्स अगर हो तो मिक्स में कर लेंगे, जैसे आप बोलिए सर। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपका जो अगर मदर टंग होगा इट वुड बी वेरी कंफर्टेबल, राइट? तो ये सर चलो, हिंदी, ये फिर हम हिंदी कर लो। ओके। तो ये हमको तो पता चल गया कि आपने ये एक रिपीट एग्जाम दिया है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स भी रहेंगे जो हमें देख रहे हैं जो पहली बार गेट एग्जाम लिख रहे हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट है जो दूसरी बार लिख रहे हैं। तो पहले अटेम्प्ट में आपने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि रैंक उतनी बढ़िया नहीं आई? सर तो मेजर मिस्टेक था कि जैसे आप लोग टीचर्स बताते हो कि कंसिस्टेंटली अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा। तो एक चीज है कि उसमें लैग करने लगा था मैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है कि एक तो आप पहली फर्स्ट टाइम जैसे मैंने दिया था जो कॉलेज के साथ, तो मैं जीरो प्रिपरेशन थी मेरी, तो मेरी तो साल रैंक ही नहीं आई थी। मैंने कट ऑफ भी नहीं क्लियर किया था। उसके बाद जब मैंने 21 वाला गेट दिया था जिसमें मेरी प्रिपरेशन फिर नहीं थी, तो उसमें भी मेरी रैंक 9,000 अराउंड आई थी। तो ये दो अटेम्प्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँ क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो जो मेरा 1983 रैंक आया था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें एक तो मेरी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं थी। मैं कभी किसी दिन ज्यादा पढ़ता था, किसी दिन कम पढ़ता था। फिर मैं डेविएट हो जाता था थोड़ा, जैसे एक सब्जेक्ट को मैंने ज्यादा ध्यान देने लगा तो मैं उसी को 4-5 दिन दे रहा हूँ, दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा कि जैसे आज टीचर्स बताते हैं आज ये कंप्लीट कर लेना कल वो, तो उसमें थोड़ी लैगिंग होने लगी थी। कभी कभार जैसे कुछ टॉपिक्स छूट गए तो फिर वो छूटे ही रह जाते थे, टाइम ही नहीं निकल पाता था कि कंप्लीट कर पाए। और दूसरी चीज थी, एक सेल्फ प्रेशर ले लिया था कि ड्रॉप किया हुआ है और फ्रेंड्स की भी जॉब लग रही है प्राइवेट या गवर्नमेंट जहाँ भी, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। खुद को डबल गैस करने लगा था कि पता नहीं डिजर्व कर पाता हूँ कि नहीं। ये सारे मेजर कारण थे सर। तो फिर इसको कैसे आपने ओवरकम किया नेक्स्ट अटेम्प्ट में? क्योंकि प्रेशर तो तब भी रहा होगा, तब भी आप शायद यस सिलेबस सर। में थोड़ा लैग कर रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई होगी। तो उसको कैसे ओवरकम किया इस बार के अटेम्प्ट में? क्योंकि आपका रैंक जो है वो अंडर 200 है, विच इज़ वेरी गुड। और इस बार तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो हाउ डिड यू ओवरकम दी फेलियर्स? सर तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरी मेजर फेलियर्स हो क्या रही हैं, क्योंकि पेपर देने के बाद काफी डिमोटिवेट हो गया था। तो फिर खुद मतलब पेरेंट्स से बात करना सबसे ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मेरी मदर ने मतलब देखा, मैं उनसे कह रहा था कि अब मैं शायद आगे नहीं दूं इसे, क्योंकि मैंने एफर्ट्स दिए, पर फिर उन्होंने बोला कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, उसे देखो। तो फिर मैंने सर स्टार्ट किया देखना, सोचना कि क्या गलती हुई है। तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी वाली जो चीज थी, तो मैंने खुद को चेक किया, मतलब अपने सामने एक पेपर में लिख लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए क्लासेस तो करनी है, जो सिलेबस छूटा उसका सबसे पहले। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे कुछ टॉपिक्स काफी स्ट्रांग थे सब्जेक्ट पिछली बार की प्रिपरेशन से, तो जो वीक थे मैंने उनसे स्टार्ट किया। तो जैसे मैथमेटिक्स में मेरी प्रोबेबिलिटी वीक थी, तो मैंने आपके नोट्स फिर से पढ़े। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म और जो लास्ट के चैप्टर्स थे वो स्ट्रांग नहीं थे,
तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया सबसे पहले। तो मैंने ये श्योर किया कि जो मेरे कमजोर रह गए थे टॉपिक्स में सबसे पहले तो उन्हें मजबूत कर लूं। और इसे करने में मुझे लगभग 2 महीने लगे। तो मैंने मई से फिर से स्टार्ट किया था। तो मैंने 2 मंथ्स में अपना मेक श्योर किया कि जो मेरे से छूट गए हैं, जो कमजोर रह गए, उनको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूं। उसके बाद मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं फिर स्टार्टिंग से एंडिंग तक सबके नोट्स रिवाइज करूंगा। और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है एटलीस्ट मैं एग्जाम के पहले 3 टाइम्स तो सब बनाऊं। और एग्जाम के जस्ट पहले मैं उन्हें गो थ्रू कर लूं, सारे जो टफ क्वेश्चन है उन सबको। और मैंने ये भी सोचा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो कहीं इधर उधर बुक से भी अगर लगा पाऊं तो लगाऊंगा, जो कि मैंने ज्यादा तो नहीं कर पाया, पर मैंने अपने हिसाब से थोड़े बहुत किए। और टेस्ट सीरीज जो था उसमें भी मैं लैग करता था। तो मैंने टेस्ट सीरीज भी टाइम टू टाइम दी। मैंने उसका शेड्यूल चेक कर लिया था, टेस्ट कब कब अपलोड होंगे। तो मैं 1 वीक टू 2 वीक में कोशिश करता था कि सारे दे लूं। और जो मिस्टेक्स, ये जैसे जो एक डबल गेसिंग वाला था, तो मैंने फिर कि ये टेस्ट सीरीज से ही कम होगा। जैसे आप टेस्ट सीरीज देते जाते हो तो आप देखते हो आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी जैसे हार्डवर्क पे ऑफ कर रही है। तो इससे थोड़ा सा डबल गेसिंग वाला जो है वो मेरे अंदर खत्म हुआ। थोड़ा बहुत तो फिर भी था क्योंकि रिपीट कर रहा था, कभी कभार थोड़ा सा खराब भी लगता था देख के। तो इसीलिए सोशल मीडिया मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया था। ये एक पिछली बार गलती थी कि जैसे लोगों के जॉब्स लग रहे हैं, कोई कुछ अपने लिए खरीद रहा है, तो ये सब देख के थोड़ा खराब लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया कंप्लीटली हटाया। फोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा स्विच ऑफ ही रहता था। और मैं अपने घर पे ही बोल देता था कुछ इमरजेंसी हो तो आप बात कर लीजिए। टेस्ट सीरीज देता था रेगुलरली, उसके क्वेश्चंस नोट कर लेता था। तुरंत नहीं भी देखता था तो एटलीस्ट मतलब मेक श्योर करता था मैं सब देख लूं। और एग्जाम के पहले मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि सारी चीजें एटलीस्ट क्वेश्चंस तो 3 बार लगा ही लूं और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस 2 बार लगा के फिर उसको गो थ्रू कर लूं। तो ये आपने बहुत सही कहा है कि सबसे पहले तो आपने जो कंसिस्टेंसी जो छूट गई थी 2 बार की प्रिपरेशन में, तो इस बार आपने मेक श्योर किया कि कंसिस्टेंट तो रहना है। और दूसरा जो यस पीयर यस। प्रेशर होता है या फिर आप कह लो कि ओवर थिंकिंग होता है, उसको रोकने के लिए आपने मेजरेबल स्टेप्स लिए कि अगर मेरी प्रोग्रेस हो रही है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ इस बार तो बढ़िया चला जाएगा। अगर वो गिर जी जाता है तो उस समय आप क्या करते थे, जरा उस पर भी बता देना। मान लेते एग्जाम्पल, पहला टेस्ट सीरीज अच्छा गया बट दूसरे तीसरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे, रैंक कम हो रहा है, जो भी आप टेस्ट पोर्टल में लिख रहे हो, तो उस समय आप जी अपने सर। आप को कैसे मोटिवेट करते थे? क्योंकि वो ज्यादा पीयर प्रेशर हो जाता है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मार्क्स गिरे जा रहे हैं। जी सर। तो सर ये तो मेरे साथ हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द टेस्ट में तो नहीं, पर हाँ जैसे मैं 3 टेस्ट दूंगा तो चौथा मेरा, मतलब ये मैंने खुद ही में देखा कि खराब ही हो जा रहा था। उसका एक कारण मैंने देखा कि 3 में देता था तो मैं कॉन्फिडेंस में ज्यादा आ जाता था। और क्योंकि टेस्ट सीरीज का पैटर्न है, बीच में 2-3 टेस्ट के बाद वो एक काफी टफ टेस्ट बनाते ही है। तो जब वो टफ टेस्ट आए तो मैं उसे इजी समझ के दूं या अपने से निग्लेक्ट कर देता था कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है पर उसको इजी वे में कर देना। तो इससे मार्क्स कम आते थे। तो सबसे पहले तो जब 1-2 बार ऐसा हुआ तो मैंने ये सोचा कि जैसे ही मैं टेस्ट दूंगा तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि टफ है ये वाला पेपर या इजी। अगर टफ है तो मैं फिर उसको अटेम्प्ट भी उतने ही उसी हिसाब से करूंगा, मैं ज्यादा अटेम्प्ट करने पे नहीं जाऊंगा। क्योंकि एक्यूरेसी गेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 75 भी बनाते हो और आपके मिनिमम मिस्टेक्स होते हैं तो भी आप 70 पहुंच जाओगे। और इस बार 70 पे अंडर 100 रैंक लग रही है। तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट थी। तो टफ पेपर में मैं फिर कम अटेम्प्ट करने पे ज्यादा ध्यान देता था, ना कि ज्यादा करके ज्यादा मार्क्स फेच कर लूं। तो और पी जहाँ तो हाँ प्रेशर फील होता था, पर फिर लगता था कि थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करता था, इधर उधर टहलता वगैरह था, छत पे बाहर थोड़ा चल गया। उसके बाद आके फिर सोचता था कि ये फाइनल अटेम्प्ट दे रहा हूँ, अपने माइंड में मैंने मेकअप किया था। तो मैंने सोचा कि फिर जोश के साथ फिर देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे पीछे हो गए तो फिर जो इतनी पिछली मेहनत की है 9-8 महीने की वो वेस्ट हो जाएगी। तो एक यही बस दिमाग में बना के चलता था। ये जो आपने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आप जब भी अगर कुछ ऐसे हो जाता है नेगेटिव माहौल, तो आप बाहर निकल करके थोड़ा सा फ्रेश एनवायरनमेंट, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेना, थोड़ा सा हेल्थ जी पर सर। काम करना, ये आपने एक सही किया। और दूसरा, नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है कि अगर अब नहीं तो कब नहीं, मतलब वो जो एक है, एक बार निकल गए आगे तो फिर जी पीछे नहीं देखना है।
तो वो एक हम्म। काफी अच्छा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस दौर से गुजरते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि करना क्या चाहिए। तो आपने वो काफी सही डिसीजंस लिए हैं। कुछ और बातें पूछना चाहूंगा कि गेट एग्जाम लिखना ये आपके माइंड में कब आया, और क्यों आपको गेट एग्जाम लिखना है, और गेट एग्जाम के बाद आप आगे क्या करने वाले हो, फ्यूचर प्लान्स। सर तो गेट तो सबसे पहले, जैसे मेरे फादर भी जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिविल इंजीनियर है। तो एक तो घर का माहौल वैसा था, तो पापा को भी देखा है, हम लोग की फैमिली भी डिसेंट है, तो हमें लगा कि ऐसी लाइफ चाहिए। तो पता किया तो पता चला कि गवर्नमेंट जॉब गेट के थ्रू मिलती है इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। एक छोटा सा गलत डिसीजन मेरा ये था कि मैंने बीटेक थोड़ा दूर जाके कर लिया। उसके कारण जो उस टाइम उतनी ऑनलाइन एजुकेशन की एक्सपोजर नहीं थी, तो वो थोड़ा नहीं मिल पाया, उसके कारण ही मैं तैयारी नहीं कर पाया साथ साथ में। तो हाँ, मेन मोटिव तो यही है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब चाहिए, और उसके लिए गेट ही एक रास्ता है। तो मोटिवेशन तो यही था गेट करने का। और गेट से सर वही पब्लिक जॉब ही चाहिए। अर्लियर सोचता था मैं कि एमटेक कर लूंगा, पर फिर समझ में आया कि 2 साल पढ़ने के बाद भी अगर सेम यही सब जगह जाना है, तो इससे अच्छा कि पहले ही अगर मिल रहा है तो वहीं से ले लेते हैं। क्योंकि फ्यूचर आगे पता नहीं 2 साल बाद फिर क्या होगा क्या नहीं। और इसके आगे सर जॉब लग जाएगी, उसके बाद मेरी इच्छा है कि यूपीएससी की तरफ अगर मैं जा सकूं तो उधर जाऊं। क्योंकि एक बार जैसे घर में भी है कि ऐसा कोई सिविल सर्विसेज में है नहीं, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है सिविल सर्विसेज का प्रोफाइल। तो एक उसके तरफ कोशिश रहेगी कि अगर पहुंच पाए तो वहां तक पहुंचेंगे। ये आपने बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है कि बहुत बार कई कई बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर बस एक बार पीएसयू मिल जाए तो लाइफ सेट है। बट ये जो आपका आंसर था कि आपको सिर्फ सेट लाइफ नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि एक बार उस मुकाम पर पहुंच जाए, फिर आगे की एक तैयारी हो। एक ईएससी बहुत टफ है, गेट से ज्यादा टफ है, क्योंकि सीटें कम होती जी है, सर। कंपटीशन जी ज्यादा सर। है, सिलेबस ज्यादा है। तो ये जो आपका एटीट्यूड है कि नहीं सर और प्रोग्रेस करना है, ये काफी अच्छा है और ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक एस्पिरेंट जब आगे बढ़ता है तो कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। स्टैग्नेंट हो गया तो फिर जी बाद सर। में जो खाली दिमाग शैतान का घर, फिर बाद में अलग गंदे विचार आते हैं या फिर हम भटक जाते हैं हमारे रास्ते से। तो ये आपने एक सही जो आपकी डायरेक्शन है वो अच्छी है। एक और बात पूछना चाहूंगा, आपके क्या स्ट्रगल्स रहे इस जर्नी में। ये जर्नी बहुत लंबी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जी क्रैश सर। कोर्स कर लेंगे या फिर लास्ट में पढ़ाई कर लेंगे या कोई ट्रिक वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। बट आप क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए, अगर वो रिसोर्सेज के फॉर्म में हो गए, फाइनेंशियल के फॉर्म में हो गए, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इशू या फिर लव लाइफ, अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा टच करके अगर थोड़ा सा बता सके। जी सर, तो स्ट्रगल्स तो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे पहला तो यही है कि मतलब काफी टफ है गेट। पहले लगता था जैसे, मतलब जो निकाल लेते हैं वो बोलते हैं इजी है, अरे कर लोगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पर एक्चुअली जब इसमें घुसो तो पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा वास्ट है। अकेले मैथमेटिक्स ही कंप्लीट करने में इतना समय लग जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा चीज सर की, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, आप ऑडिबल हो। जस्ट अ सेकेंड सर, मैं चार्ज कर लूँ सर फोन, शायद उसके कारण ऐसा हो रहा हो। आपका थोड़ा वीडियो स्टक हो गया था बीच में, बट ऑडियो एकदम क्लियर आ रही थी। जी सर, तो वही मैं कह रहा था कि ये है बहुत टफ। एक बार आओ तो लगता है कि मतलब पहले लगता है इजी है दूर से, पर एक्चुअली बहुत टफ है। जहाँ तक सर ये क्रैश कोर्स और इसका बात है ट्रिक वीडियोस, तो सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने फील भी किया है, जैसे मैंने जेई की भी प्रिपरेशन की थी, मेरा उसमें कुछ खास अच्छा हुआ नहीं। रैंक आई थी पर कॉलेज लायक नहीं थी। तो सर उसमें मैंने ये रियलाइज किया कि मैं क्लास में बहुत मतलब ध्यान नहीं देता था, इधर उधर भटक जाता था बीच क्लास में, तो वो सबसे बड़ा लॉस है। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली गेट, कि क्लास में आप सबसे ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि मैक्सिमम तो कॉन्सेप्ट्स क्लास से ही सीखने हैं, क्वेश्चंस भी बनेंगे तो क्लास के ही कंसेप्ट से। तो क्लास में सुनना, हर एक चीज के नोट्स बनाना। अगर आप कुछ चीजें आज टीचर्स बोलते हैं वो लिखते नहीं है, छोटी मोटी बातें, तो मैं उसे भी नोट करता था कि मैं साइड में बॉक्स बना के और लिख लूँ, हिंदी में इंग्लिश में दोनों मिला के कैसे भी। क्योंकि कभी कभार कुछ छोटी मोटी चीजें बता देते हैं टीचर, जो कि मतलब वो कंसेप्ट होती हैं, पर वो कभी कभार नोट नहीं करता, कोई मिस हो जाती है, तो वो जरूर लिखता था।
तो क्लास किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लास करो, फुल लेंथ कोर्स जो होता है उसका क्लास में अटमोस्ट ध्यान देना है। फिर जैसे जैसे टीचर्स बता रहे वैसे ही चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है एकदम। क्योंकि मैंने 21 से 22 के बीच में अपना थोड़ा कहीं कहीं दिमाग लगाया था, कहीं यहाँ इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन, वो एकदम गलत है। टीचर्स अगर बोल रहे हैं आज 10 सवाल बनाओ तो 10 बनाओ, 11 बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 10 बनाओ, 9 नहीं बनाने। और क्रैश कोर्स का जहाँ तक बात, एक बार फुल कोर्स खत्म हो जा रहा है और एक दो बार आप रिवाइज कर ले रहे हो, और फिर आपको लगता है कि अगर कहीं छोटे मोटे कंसेप्ट में आप वीक हो तो आप क्रैश कोर्स कर लो, क्योंकि उससे फिर जो छोटे मोटे इधर उधर कंसेप्ट हैं वो क्रैश कोर्स से कवर हो जाएंगे। और उससे भी ज्यादा क्रैश भी करो तो चलेगा। जैसे मैंने आपका सर प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन किया था, तो मैं तो कहूंगा इस बार मेरी जो भी रैंक आई और जो भी मैथ्स में मैंने कर पाया मैं, वो तो उसका पूरा क्रेडिट उसी को जाता है। मैंने थैंक आपके यू। सारे वीडियोस देखे। जी सर, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, आप क्वेश्चन करवाते थे, रिकॉर्डेड में देखता था, क्वेश्चन खुद से ट्राई करता था। और क्योंकि क्वेश्चन इसी ब्रांच के जो होते हैं काफी ट्रिकी होते हैं, तो जनरली वो नहीं बनते थे मेरे से। तो फिर मैं उसे एक दो बार ट्राई करता था, फिर आपके वीडियोस देखता था और नोट कर लेता था। और जब मैंने एग्जाम नजदीक आया, 20-25 दिन बचे थे, तो मैं वो सारे क्वेश्चन सब तो सॉल्व नहीं करता था, पर आपके जो नोट्स हैं डाउनलोडेड, उनके थ्रू सबको गो थ्रू कर लेता था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो ये कंसेप्ट लगाना है। और एक दो बार मैंने देख लिए थे एग्जाम के पहले। और क्योंकि मतलब ये तो फैक्ट है कि मैकेनिकल का कंपैरेटिवली मैथ्स इजी आता है ईसी और सीएस ब्रांच से, तो उसका तो थोड़ा बेनिफिट मिला। और सर यही है कि मेजर है कि क्लास में सबसे ज्यादा ध्यान दो, और प्रैक्टिस कोर्स बहुत अच्छे से करो। क्रैश कोर्स आप नहीं भी करोगे तो आप कॉन्सेप्ट्स देख लो इधर उधर। ओके। तो हेल्थ वाइज या फिर आपको उसमें कोई चैलेंजेस आए थे प्रिपरेशन के दौरान? ऑनलाइन स्टडी होता है सर तो हेल्थ, आईज खराब होने की चांस होती है, या बैकएक होता है, या कई बार ऐसे घुटन फील होता है कि वो कैदी कैसे फील करता है कि सर ऐसा लगता है कि हम जेल में बैठे हैं, वही वही रूटीन, एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। तो कभी मेंटल आपको इश्यूज आए थे? अगर आए थे तो उनको आपने कैसे डील किया? सर हेल्थ वाइज तो इस साल तो ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार मुझे किडनी स्टोन हो गया था, तो वो भी एक बड़ा कारण था कि थोड़ा मेरा समय लॉस हो गया, क्योंकि अगस्त एंड से हुआ था। और क्योंकि मतलब पहली बार हुआ था, किसी को पता भी नहीं था, तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी हो गया कि अरे मेरे एक डॉक्टर्स के पास जाने। थोड़ा हम लोग आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, क्वार्टर जो है एयरपोर्ट का आउटस्कर्ट्स पे है, मेरे सिटी के, वाराणसी के। तो डॉक्टर के पास जाने आने में समय लगता था, मेडिकल चेकअप करवाने में, तो उससे बहुत लॉस हुआ। तो पिछले साल तो हुआ था, इसके कारण मेडिकल इश्यूज हो गए थे। इस साल ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक आँख का प्रेशर का बात है, तो वही बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहो, और आई ड्रॉप्स रेगुलरली डालते रहो, दिन में 2-3 बार डाल लिया करो। और मेन है आईज ड्राई नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं स्पेक्ट्स लगाता हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है, आईज आपकी ड्राई नहीं होंगी तो सब ठीक रहेगा। और अगर हो सके तो बीच में 6 मंथ्स पे एक बार आई चेकअप भी करवा लो अगर कुछ हो रहा है ऐसे तो। और मेंटल जहाँ तक बात है सर, तो मुझे नहीं होता था, क्योंकि थोड़ा मैं फैमिली से कनेक्टेड रहता हूँ काफी, तो मैं अपनी मदर से बात कर लेता था जाके, फादर तो ऑफिस में रहते थे। मुझे कभी भी लो लगता था, या मुझे लगता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ, तो टेरेस पे चल जाता था, थोड़ा इधर उधर कर लेता था, और फिर आके बैठ जाता था। क्योंकि सर मैंने देखा है कि आप लंबे समय तक बैठोगे तो आप उसमें से 70% ऑफ द टाइम ही यूज कर पाओगे, 30% तो आपका वेस्ट होगा ही। जैसे आप 12 आवर्स बैठोगे तो आप 6 या 7 आवर्स ही पढ़ पाओगे, 3 आवर्स तो आप इधर उधर कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा इधर सोच लेते हो, वो कर लेते हो। और क्योंकि थोड़ा मेरा लंबा जर्नी रहा है, तो मैंने तो इस पे देखा भी कि मैं 6 आवर्स ही अगर बैठूंगा तो मैं सिर्फ 3 आवर्स पढ़ पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता था मैं लंबे आवर्स रूम में बंद करके बैठे रहूं, कि उसमें से मैं मैक्सिमम आवर्स फिर यूज कर पाऊँ अपने पढ़ने के लिए। और तो ऐसा आप सर मैं कोई मतलब मुझे तो आप डेली मैं एक सर कितने छोटी सी आवर्स बात पढ़ते बोलना थे फिर? चाहूंगा। सर जैसे अगर क्लासेस चल रही हैं, मैं क्लासेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपीटर हूँ तो मैं सारी क्लासेस तो करता नहीं था। पर अगर जितने भी मैंने क्लासेस किए तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं उसके बाद एटलीस्ट 6 घंटे तो पढूं ही। क्योंकि
क्वेश्चंस लगाना गेट में, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं, तो क्वेश्चंस लगाना, और ईएससी कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस हो गए, या कभी कभार आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो भी समझ आता है। तो मैं अपने पास 6 to 7 आवर्स डेली रखता था क्लास के अलावा, कि मैं एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी रिवीजन पे तो दूं ही। और मैं क्लासेस लेके लगभग 12 आवर्स तो डेली बैठता ही था। क्लासेस के अलावा सर मैं 6 7 आवर्स पढ़ता था। और एक सर मैं छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे मुझे अर्लियर रियलाइज नहीं हुआ था, पर बाद में समझ में आया कि मैं हूँ एक एवरेज स्टूडेंट ही, मैं कोई ब्रिलियंट हूँ नहीं। तो मैं ये समझ गया था कि जैसे कई बच्चे बोलते हैं रैंकर्स जो है, 1 2 रैंकर्स जो है वो काफी मतलब शार्प होते हैं, तो वो कहते थे कि मैं 5 आवर्स पढ़ा, मैं 4 आवर्स पढ़ा। पर मुझे लगता था शायद मैं भी वैसा ही हूँ, मैं कर लूँ। पर एक्चुअली आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आप क्या हो एक्चुअली। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, अबव एवरेज एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मैं जो शार्पनेस से नहीं कवर कर पाऊंगा, मुझे वो लंबे समय तक पढ़ के ही करना पड़ेगा। तो वो जो एक होता है लॉन्ग वर्क स्मार्ट वर्क, तो वो लोग करते होंगे शायद। मैंने सर तो लंबा लंबा ही पढ़ा है, उसी के कारण मतलब वही हेल्प किया है। ऐसे नहीं, एवरेज स्टूडेंट के लिए तो मैं ये यही बहुत ही कहूंगा, वैलिड आप पॉइंट है, बैठे क्योंकि रहो, आप पढ़ते रहो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक्चुअली हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। अगर आपने जी इंजीनियरिंग सर। में बहुत अच्छे से अगर कंसेप्ट किए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो गेट में थोड़ा सा आपको मदद हो जाता है। और अगर जी इंजीनियरिंग सर। में अगर आपने उतने अच्छे से इन डेप्थ नहीं पढ़ा है कि जस्ट पास होना है इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़े से कर लिए और पास हो गए, और अगर ऐसे किया तो फिर गेट में थोड़ा ज्यादा आपको समय देना पड़ता है। तो क्या आपको भी जी ऐसे सर। फील हुआ कि ये वाला जो कोरिलेशन है कि अगर इंजीनियरिंग में आप ढंग से कर लो तो गेट थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है? जी सर, ये तो बहुत मतलब स्ट्रांगली फील हुआ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो कहीं से क्रैश कोर्स जो होते 3 मंथ्स के वो करके आए थे। कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ते थे, उनके जीपीएस भी अच्छे थे। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिसेंट रैंक लाके मतलब वो टॉपर तो नहीं थे, पर उनकी इतनी अच्छी रैंक आई थी कि वो कहीं ना कहीं एमटेक उन्होंने अच्छे से कर लिया। और ऑन द अदर हैंड जैसे मेरी आदत थी कि वही पासिंग, जैसे आपने बताया, बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि कॉलेज में आदमी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, सेम चीज मोनोटोनसली कर रहा है घर से दूर रह के। तो उसका तो इफेक्ट पड़ा। मैं कुछ नहीं कर पाया पहले 2 साल, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमटेक कर लिया। अभी पिछले साल कईयों का एमटेक भी कंप्लीट हो गया है, तो ये उसका तो फायदा बहुत पड़ता है। ओके। तो आखिरी के कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा आज के इंटरव्यू के। जो अपकमिंग गेट जी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें आप 3 टिप्स अगर प्रोवाइड कर सको जो आपके जर्नी में आपको लगे कि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं किए तो फिर बाद में गेट अच्छा नहीं जाएगा, तो ऐसे कौन से 3 टिप्स है? सर, पहला तो जैसे मैंने बोला कि क्लासेस में आपको मतलब अटमोस्ट ध्यान देना है। जितना आप दे सको उतना दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म करो। क्लासेस बाद में थोड़े बहुत हो जाए तो चलेगा, पर क्लास के टाइम तो पूरा फोकस क्लास पे ही होना चाहिए। एक एक नोट्स लिखो, जो नहीं लिखवाया जा रहा बोला जा रहा है वो भी नोट कर लो, क्योंकि मेन तो वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर जितना टीचर्स बता रहे हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स आपको फॉलो करेंगे, अगर आपने जो बताया वो करके ही रहना है। फिर रात में, जैसे किसी की आदत होती है सुबह जल्दी उठ के करने, किसी की आदत है रात में लेट तक करने। आप रात में कर पाओ तो आप उसको रात में कवर करो, नहीं तो अगले दिन आप सुबह जल्दी उठ के करते हो वो करो। पर जितना टीचर ने बताया है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक बार करने से नहीं होगा ये, एट 2 बार से भी नहीं, एटलीस्ट उसको रिग्रेसली आपको 3 4 बार करना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार में तो आदमी कर ले जाता है, क्योंकि तुरंत क्लास का पढ़ा हुआ है। कुछ समय बाद दोबारा करेगा तो उसको हो सकता है कहीं प्रॉब्लम्स आए तो कंसेप्ट फिर रिवाइज करेगा। और तीसरी और चौथी बार जो उसमें आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो 3 से 4 बार करना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो ये कहूंगा कि प्रेशर, अगर आप फर्स्ट बार दे रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर कम है, तो आप उसमें ही सारी जान लगा दो अपनी, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर कम है, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। आप पहली बार में रैंकर बन सकते हो, आपके ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप रिपीटर हो तो हाँ प्रेशर होगा, ऑब्वियस है, वो तो कोई झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं होता है। तो आप ये जिस भी आप कांस्टेंट टच में रहो।
ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बात करने पे। पर हाँ, जब कुछ अच्छा ना लगे या अच्छा पढ़ने का मन ना करे तो जाके आप बात करो, क्योंकि वही वहीं से मोटिवेशन तो सेल्फ होना चाहिए। बाहर से तो ले लेके आदमी कितना ही करते रहेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन रहने के लिए आप हमेशा याद रखो कि आपका गोल क्या था। जॉब चाहिए, आपने इतने दिन मेहनत की, इतना समय इन्वेस्ट किया, तब आपको पाना ही है। तो यही सर 3 चीजें हैं, यही अगर कोई भी कर लेगा तो डेफिनेटली किसी की भी रैंक आ जाएगी। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी आ सकती है तो किसी की भी आ सकती है। डेफिनेटली। और ये एग्जाम मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो एप्टीट्यूड टेस्ट है इंजीनियर्स के लिए, गेट एग्जाम। जी सर। असली चैलेंजेस तो जो एम टेक करते हैं उसमें ज्यादा है। तो अगर इससे डर गए गेट से, तो फिर मास्टर्स या एम टेक करना तो फिर और ज्यादा टफ है। राइट, पीएचडी करना उससे जी ज्यादा सर। टफ है। तो ये स्टूडेंट्स को एक रखना चाहिए मोटिवेशन के दिस इज जस्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये बहुत एक अच्छी एग्जाम है जिससे दरवाजे ओपन हो जाते हैं इंजीनियर्स के लिए, स्पेशली जो टीयर जी 2 एंड टीयर 3 कॉलेज से आते हैं। उनके कॉलेज के प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होते हैं, और जिनको कोर सेक्टर जी में सर। जाना है, जैसे आप मैकेनिकल हो, आपको कोर में जाना है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी गेट एग्जाम से मुझे नहीं लगता है कि और कोई एग्जाम प्रोवाइड करती है। राइट। जी सर। सो थैंक हाँ यू यस सर। सर, आकाश, आज सर जुड़ने एक के और लिए। छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, यस। कि जैसे मतलब आपके थ्रू सर स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि जैसे इस बार मेरे से एक छोटी गलती हो गई कि मैंने थोड़ा एप्टीट्यूड को निग्लेक्ट कर दिया लास्ट लास्ट में। मैं ओके। उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मैं रिलाई कर गया कि टेस्ट सीरीज में जो आएंगे उससे कर लूंगा। और क्योंकि थोड़ा ट्रिकी आ गया एप्टीट्यूड इस बार, मैथ्स भी कंपैरेटिवली थोड़ा ट्रिकी था, तो कुछ नंबर उसमें कट गए। तो मेरा एक चीज है कि एप्टीट्यूड को भी आप लेके चले स्टूडेंट्स, क्योंकि एप्टीट्यूड एक बार आपने कर लिया तो फिर आपको मेजर तो प्रैक्टिस ही करना है उसमें। उसमें तो एक बार आप सीख गए, फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो जैसे भी स्टूडेंट्स उसको मैनेज कर पाए, डेली हाफ एन आवर या बाद में ज्यादा ज्यादा, तो एप्टीट्यूड ना निगलेक्ट करें, क्योंकि कुछ मेरे 2-3 मार्क्स उसमें कट गए। तो वो अगर कोई ना करे तो और बेटर कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि एप्टीट्यूड क्या चीज़ है, ये तो जो पढ़ा है वही चीज़ है। जी सर। बट एक्चुअली ये ऐसा सर। होता नहीं है। क्वेश्चंस नहीं है। अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, और फिर जब सवाल सामने होते हैं तो हम घबरा जाते हैं, 2 ऑप्शन सही लगते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ है, कभी कभी स्लाइड मिस्टेक जी हो सर। जाता है। हाँ, तो जी ये सर। एक इम्पॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड स्पेशली अच्छे से करे। 15 मार्क्स है, यानी 15% ओवरऑल गेट एग्जाम जी का। और अगर सिर्फ मैथ्स और एप्टी भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो गेट क्वालिफाई आराम से हो जाते हैं, क्योंकि 28 मार्क्स जी के सर। अराउंड वो हो जाता है। तो ये एक होना चाहिए। तो एक अब हमारा अच्छा एक डिस्कशन रहा, जहाँ पर स्टूडेंट्स को पता चला है कि क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं गेट प्रिपरेशन में, आपका जो मोटिवेशन था, वाई यू रोड द गेट एग्जाम, और जो आपके स्टडी मटेरियल्स थे उनको भी पता चला, आपके जो फ्यूचर प्लान है, जो आपने गलतियां की कहाँ से आप सीखे। तो एक अच्छा हमारा एक डिस्कशन रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और इंटरव्यूज मैं कंडक्ट करूँ जितने भी हमारे जो 2023 के रैंकर्स है, ताकि हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है। जैसे आपने कहा आप रूरल साइड से आते हो, तो आपको वहाँ का एक एक्सपीरियंस है कि कैसे आपने अपनी जर्नी की है। तो सबका एक अलग है, आपने सेकेंड टाइम दिया है, कोई फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर जाता है। तो ये जो स्टोरीज है स्टूडेंट तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हम जैसे ही लोग हैं जो वहां से उठ करके आगे बढ़े, उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके कि अगर जी वो कर सर। सकते तो हम भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जी मैं सर तो बहुत ही डेफिनेटली। एवरेज स्टूडेंट था, अगर आप जी जैसे सर। एवरेज स्टूडेंट अगर इतना बढ़िया रैंक ला सकते हैं विच इज वेरी टफ, तो वो भी कर सकता है। वो इतना जी कठिन सर एग्जाम भी डेफिनेटली। नहीं है। सो थैंक यू ये फॉर सर। ज्वाइनिंग। और आपने मतलब काफी एक अच्छा नरेशन किया है, काफी हेल्प किया है स्टूडेंट्स को थ्रू दिस पॉडकास्ट। सो थैंक यू फ्रॉम मी एंड माय टीम। थैंक यू। और बेस्ट विशेस फॉर योर ये सर, फ्यूचर। प्रणाम सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बढ़िया चीजें करो लाइफ में। एंड आई एम वेटिंग, आपने जो आपका फ्यूचर प्लान बताया है कि ईएससी आपको क्रैक करना है, माय बेस्ट विशेस कि आप कर ही लोगे जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो। तो गेट की अगर प्रिपरेशन बढ़िया है, ईएससी का थोड़ा सा अगर नॉन टेक अगर आप थोड़ा सा थियरी राइटिंग अगर आप कर लोगे, मेंस वाला जो हिस्सा है, तो मतलब पक्का है कि अगर आप गेट कर लोगे तो ईएससी कुछ दूर नहीं है गोल, वो भी अचीव हो जाएगा, जस्ट लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। सो बेस्ट विशेस फॉर जी दैट ऑल्सो। एंड थैंक जी। यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम। हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, भी ट्राई करेंगे आपसे और रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहे तो स्टूडेंट्स को भी हम कहेंगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि और क्या क्या चीजें हैं जो आप आकाश पांडे जी से जानना चाहते हो, तो हम फ्यूचर में एक और पॉडकास्ट भी कर लेंगे। ठीक है। जी सर। सही सर। ओके। ओके। बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।